हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का जो टॉपिक है हमारे पास क्लास 9th के मैथ से है और चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। इस टॉपिक को हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक में हमें क्या डिस्कस करना है, बेसिकली इंट्रो पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। इंट्रो पार्ट में लाइन्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, कैसे कैसे इनके टाइप्स होते हैं, या फिर कौन कौन से आपके पास एंगल्स होते हैं। तो आज की ये जो वीडियो है आपके पास, ये जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे, लाइंस एंड एंगल्स पढ़ेंगे या फिर ज्योमेट्री के जो भी आप टॉपिक करेंगे, उन सबका क्या होगी, एक बेसिक बनाएगी। जैसे कहते हैं ना कि ABCD सीखे बिना हम सेंटेंस नहीं बोल सकते, वैसे ही अगर आज आपने इस वीडियो को मिस कर दिया, इस टॉपिक को मिस कर दिया, तो फिर आप ज्योमेट्री का जो सेक्शन है वो बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल डीपली समझने के लिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं गॉड फादर ऑफ ज्योमेट्री के बारे में। गॉड फादर कौन है? गॉड फादर ज्योमेट्री का आपको पता है? नहीं? चलो आज मैं बताती हूँ। ये है आपके पास गॉड फादर ऑफ ज्योमेट्री। क्या होता है ये? अगर आप इसको बनाएं तो आप क्या कहेंगे कि मैम ये तो एक पॉइंट होता है ना? पॉइंट होता है, पॉइंट जिसे आप क्या कहते हैं, बिंदु भी कहते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि मैम ये गॉड फादर कैसे हो गया? तो देखिए, इसकी वजह से आप क्या क्या बना सकते हैं। अगर ये तो आपके पास एक ही पॉइंट है, अगर मेरे पास यहाँ पे ऐसे दो पॉइंट्स होते तो मैं क्या करती? सिंपल सा लॉजिक है कि मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में पहले मिला देती, और इनको मिलाने से अब मेरे पास एक फिगर बन रहा है ना, एक नई स्ट्रक्चर मुझे मिल रही है। इस स्ट्रक्चर को मैं कहूंगी लाइन सेगमेंट। ओके, अगर आपको ऐसा फिगर मिले जिसके दोनों ओर क्या हो, पॉइंट्स हो, तो आप उसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट, रेखा खंड। ओके, ये तो हो गई जी लाइन सेगमेंट की बात कि रेखाखंड क्या होता है। अब अगर मेरा मन ये कर रहा है कि जी मैं यहाँ पे एक पॉइंट जो है ना उसकी जगह एक एरो का साइन बना देती हूँ, तीर का निशान यहाँ पे लगा देती हूँ, तो जब ये तीर का निशान लग गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ से डायरेक्ट कर रही हूँ कहाँ, उस ओर, जिस दिशा में ये तीर का निशान लगता है ना, जिस डायरेक्शन में ये एरो का मार्क लगता है, ये उसकी डायरेक्शन को बताएगा। अगर ये इधर लगा हुआ है तो इसका मतलब मैं यहाँ से इधर की बात कर रही हूँ। ओके, और अगर ये इस तरह से लगा होता तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मैं यहाँ से यहाँ की बात कर रही हूँ। तो तीर का निशान है, एरो मार्क है, इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे पाथ की डायरेक्शन बताएगा कि किस डायरेक्शन में मेरी जो लाइन है या फिर जो मेरा पॉइंट है वो मूवमेंट कर रहा है। मूवमेंट कैसे कर रहा है कि देखो, पहले ये पॉइंट यहाँ, फिर ऐसे धीरे, फिर धीरे यहाँ पे ऐसे धीरे धीरे आगे तक ऐसे चलता हुआ चला जाएगा। तो मतलब इस डायरेक्शन में ये पॉइंट मूव कर रहा है। तो इस तरह से मैं इसके थ्रू बता सकती हूँ। तो ये जो मेरा फिगर होता है इसको मैं क्या कहती हूँ? रे, RAY, किरण। किरण नाम सुनकर तो याद आया होगा ना कुछ, किरण। तो चलिए अब फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या करेंगे कि अब मैंने यहाँ पर एक साइड एरो लगाया था, है ना? अगर मैं दोनों तरफ एरो लगा दूं तो दोनों तरफ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे इंस्ट्रक्शन है वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो साथ साथ इस डायरेक्शन में भी जा रहे हैं। मतलब मेरा पॉइंट अगर यहाँ पे खड़ा है, ओके, सबसे पहले अगर वो यहाँ खड़ा है तो वो यहाँ दोनों डायरेक्शन में वो इक्वली जा रहा है। तो जब आपके पास इस तरह का आपको फिगर मिलता है तो आप इसे बोलते हैं लाइन, यानी कि रेखा। और जो रेखा होती है वो दोनों दिशाओं में मूव करती है ना, दोनों डायरेक्शन में वो मूव करती है। अब ये तो हो गई जी मेरे पास मेन कॉन्सेप्ट कि बिंदु क्या हुआ, रेखाखंड क्या हुई, रेखा क्या हुआ और किरण क्या हुई। अब अगर मैं यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं इनके पास, अभी तो मैंने सिर्फ 2 पॉइंट्स लिए थे, अगर मैं 2 से ज्यादा लूं तो चलिए यहाँ पर मैं 3 पॉइंट ले रही हूँ। ये देखो, ये 3 पॉइंट मैंने एक साथ ले लिया। ओके, देखो जब मैं 2 पॉइंट्स की बात कर रही हूँ तो मैं क्लियर सा लॉजिक यहाँ पर देखती हूँ कि जी 2 पॉइंट है मेरे पास, तो 2 पॉइंट्स के बीच में जो भी मैं ड्रॉ करूंगी वो तो एक स्ट्रेट लाइन होगी। लेकिन अगर मेरे पास 3 पॉइंट है, मान लीजिए ये 3 पॉइंट इस तरह से है, तब तो ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है ना? तब तो इनको एक स्ट्रेट लाइन मिला रही है। तो जब तीनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन मिलाएगी तो मैं उस कंडीशन में इन पॉइंट्स को कहूंगी कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स यानी कि संरेख बिंदु। संरेख बिंदु का मतलब होता है एक ही रेखा पर स्थित बिंदु। ठीक है जी,
एक ही रेखा पर, अगर देखो यहाँ से यहाँ तक देखो, ये जो एक लाइन सेगमेंट है ना, ये सारे के सारे यहाँ पे इस एक ही लाइन पर ये स्थित है। तो जब ये एक ही लाइन पर स्थित होते हैं तो आप उन्हें कैसे कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये जो पॉइंट्स है एक ही स्ट्रेट लाइन पर ना हो तो कैसे होंगे? तो जी ऐसे होंगे, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ होगा, एक इधर और एक इधर। अब मैं इनको इस तरह से मिला पाऊंगी, है ना, ये मैंने इन्हें मिला दिया। तो क्या ये कोलिनियर पॉइंट्स है? नहीं ना, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है। कितनी लाइन बन रही है यहाँ पे? दो, एक ये ऊपर वाली और एक ये नीचे वाली, एक लाइन नहीं बन रही है। तो मैं इनको कहूंगी यहाँ पे क्या? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स यानी कि असंरेख बिंदु। ओके, तो जब आपके बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होंगे तो आप उन्हें बोलेंगे संरेख, और जब वो एक रेखा पर स्थित नहीं होंगे तो आप उन्हें क्या बोलेंगे? असंरेख। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं देखूं तो मुझे एक अच्छी सी शेप मिल रही है, बताओ किसकी होती है ये शेप? चलिए बताइए। चलो मैं बता देती हूँ। ये जो मुझे शेप मिल रही है ऐसे मिल रही है ना, ये इस तरह से। अगर मैं यहाँ पे एरो लगा दूं इस तरह से, और एरो में कैसे लगा रही हूँ कि देखो मेरे पास दो स्ट्रेट लाइन है, एक ये वाली स्ट्रेट लाइन है और एक ये वाली स्ट्रेट लाइन है। इसके यहाँ पर तो एक बिंदु है ना, एक पॉइंट है, लेकिन दोनों तरफ मेरे पास क्या है? एरो। एरो का मतलब ये हो गया कि इसी एक बिंदु से ये दोनों लाइंस निकल रही है, एक बार ये निकल रही है और दूसरे टाइम ये निकल रही है। तो जब मुझे इस तरह की सिचुएशन मिलती है, इस तरह की मुझे फिगर मिलती है, तो उस फिगर को मैं यहाँ पे कहती हूँ एंगल, यानी कि कोण। इसे मैं क्या बोलूंगी? कोण। और इसकी जो शेप है आप यहाँ पे ये कह सकते हैं लाइक दिस। ओके, दिस, इस तरह से आपकी होती है। ओके, जब इस तरह से आपको ये शेप मिलती है कि एक ही आपके पास पॉइंट हो और दो आपके पास ऐसे यहाँ पे रेज निकल रही हो, तो ये तो होती है आपके पास रे, ये भी आपके पास क्या होती है? रे ही होती है। और इसे आप बोलते हैं क्या? वर्टेक्स। ये जो भी आपके पास पॉइंट होता है उसको आप क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। आप इनको रे भी बोलते हैं। और सिंस ये आपके पास एंगल भी बना रही है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर नंबरिंग करूं, तो अगर मैं यहाँ पर इसको नेमिंग करूं OAB, तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पे बोलूंगी कि O तो मेरे पास क्या है? वर्टेक्स है, वर्टेक्स यानी कि शीर्ष। और A मेरे पास क्या है? और OA मेरे पास क्या है? साइड ऑफ एंगल। मैं इसे साइड ऑफ एंगल भी बोल सकती हूँ, OA के लिए भी बोल सकती हूँ मैं ये, और मैं ये जो चीज है मैं यहाँ पर OB के लिए भी बोल सकती हूँ, दोनों के लिए। OA और OB मेरे पास क्या है? साइड ऑफ एंगल है, या फिर मैं ये कह सकती हूँ आर्म ऑफ एंगल, कि जो भी मेरे पास एंगल बन रहा है यहाँ पे, कोण बन रहा है, उसकी ये क्या है? भुजाएं हैं, है ना, OA और OB। इसका मतलब जब भी कोई एंगल बनेगा तो एक तो उसमें शीर्ष बिंदु होगा और दो उसमें क्या होंगी? भुजाएं होंगी। ये मेरा कौन सा पॉइंट हो गया यहाँ पे आपके पास? 7 पॉइंट। अब हम बात करते हैं कि ये जो शेप हमें मिल रही है एंगल्स की, क्या ये हमेशा ऐसी ही मिलती है या फिर कुछ अलग अलग फीचर्स भी होते हैं? तो देखिए 8 पॉइंट में मैं लेती हूँ। एक तो मेरे पास इस तरह की फिगर होती है। ओके, नेक्स्ट मैं लेती हूँ एक इस तरह की फिगर होती है, और मैं आगे चलती हूँ, एक ये फिगर हो गई है, और उसके बाद आगे मूव करूं, एक ये मूव हो गई है जी, और भी मैं अगर आगे चलूं तो ये एक मिल गया। अब मैं इन सबको आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि कैसे होती है। देखिए, जब भी हम किसी भी एंगल की बात करते हैं तो एक साइड जो होती है वो हमारी क्या होती है? बेस होती है। अगर मैं यहाँ पर लूं इस साइड को, क्या होती है? बेस। तो हमें क्या करना होता है? एंटी क्लॉकवाइज चलना होता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में, है ना। घड़ी कैसे चलती है? 1 2 3 4 5। आपको कैसे चलना है? ऐसे उल्टा। ओके, तो जब आप उल्टा चलेंगे तो इसका मतलब यहां से लेकर आप यहां तक चल रहे हैं, तो आपके पास डी होता है ना, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में डी होता है। आप उस डी को यहाँ पे रखकर देखो, इस वाले वर्टेक्स पॉइंट पर रखकर देखो कि वैल्यूज कितनी आ रही है। तो जब भी आपके पास ऐसी शेप मिलती है
तो यहाँ पे ये जो कोण मिलता है, आप इस कोण को अगर यहाँ पर थीटा से रिप्रेजेंट करें, थीटा से मैं बोल रही हूँ कोण को, ओके, कोण को रिप्रेजेंट करें तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री से कम होती है। यानी कि ये वाला जो एंगल होता है, ये कोण 90 डिग्री के कोण से कैसा होता है, कम होता है। तो उस कंडीशन में हम इसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब न्यून कोण। जब भी आपका कोण 90 डिग्री के कोण से छोटा होता है तो आप उसे क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं ना, एक्यूट एंगल। अब आप अपने डी को इस पर रखकर देखो, आपको क्या वैल्यू मिल रही है। यहां से आप अगर देखेंगे तो आपको 90 डिग्री इसकी वैल्यू मिल रही है ना, 90 डिग्री। तो जब भी आपका जो एंगल है थीटा 90 डिग्री के इक्वल होता है तो आप उसको बोलते हैं समकोण। समकोण, और इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं आप, राइट एंगल। ये कौन सा एंगल हो गया है आपके पास, राइट एंगल, ठीक है। अब अगर आप डी को यहाँ पर इस वर्टेक्स पॉइंट पर रखोगे तो ये जो एंगल आपको मिल रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो थीटा है आप देख रहे हो 90 डिग्री तो एकदम सीधा है, और इस सीधे से इस तरफ मिल रहा है ना, इधर की ओर ऐसे मिल रहा है। तो इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से क्या है, ज्यादा है ना, ज्यादा है। जरूरी नहीं कि आपको इसी शेप में ये मिले, अगर आप इस तरह की शेप बनाए, ओके, इस तरह की शेप में क्या है कि वर्टेक्स पॉइंट ये हो गया है, आपने डी यहाँ रख दिया है, ये आपका बेस हो गया है। अब आप रखकर इस तरफ बना रहे हो तो 90 डिग्री तो आपका यहाँ हुआ और 90 डिग्री से बड़ा यहाँ होगा। तो जब भी आपको इस तरह का फिगर मिलेगा, इसमें आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्यों, क्योंकि अब आप बेस यहाँ से यहाँ चल रहे हैं और यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ चलते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको वैल्यू इस तरह की मिलती है तो आप इस एंगल को बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल, ओके, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये 3 टाइप तो हमारे पास हो गए हैं। अब अगर हम नेक्स्ट टाइम डी को इस पॉइंट पर रखें, इसे मैं और से नेम करूं तो मैं देखती हूँ यहां से लेकर यहां तक मुझे ना 180 डिग्री का एंगल मिलता है, 180 डिग्री का। तो जब भी मुझे थीटा की वैल्यू 180 डिग्री मिलती है तो मैं उस कोण को बोलती हूँ सरल कोण। मैं क्या, आप भी उसको ऐसे ही बोलेंगे, ओके, सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कैसे कि आपने जी डी को रखा, डी को कैसे रखा, इस तरह से कि जैसे ये मान लीजिए ये छोटा सा मैंने यहाँ पे डी रखा हुआ है, इसके अंदर ये 90 डिग्री होता है ना, और ये वाली जो साइड होती है ये कौन सी होती है, 180 डिग्री की होती है। तो अब मैं अगर एंगल इस तरह से बना रही हूँ कि मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैंने देखो 90 को क्रॉस कर दिया है, ओके। अब मैं 90 को क्रॉस करने के बाद आगे बढ़ रही हूँ, मैंने 180 डिग्री को भी क्रॉस कर दिया, और उसके बाद मैं फिर धीरे 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 बढ़ रही हूँ और मैं यहां तक आ गई हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा एंगल है 180 डिग्री से कैसा है, बड़ा है, ओके। तो इस कंडीशन में मैं यहाँ पर बोलूंगी कि थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से मेरा कोण क्या है, बड़ा है। लेकिन क्या ये 360 डिग्री से भी बड़ा है, नहीं ना। तो इसका मतलब हुआ कि थीटा की वैल्यू 360 डिग्री से कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो उस कंडीशन में मैं अपने इस कोण को बोलूंगी प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल, ओके, प्रतिवर्ती कोण। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर कर देती हूँ। ये देखो कि जब भी आप अधिक कोण की बात करते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल की बात करते हैं, तो जो आपका एंगल है थीटा 90 डिग्री से तो बड़ा होता ही है, लेकिन जो आपके पास कॉन्सेप्ट है किसका, 180 डिग्री का। 180 डिग्री कैसे बनेगा, ऐसे स्ट्रेट, है ना, स्ट्रेट इस तरह से। तो ये 180 डिग्री से क्या है, छोटा है। तो आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और यूज कर सकते हैं कि थीटा इज लेस देन 180 डिग्री, ओके। और ये आपका है 180 डिग्री का, और ये आपका हो गया है प्रतिवर्ती कोण। तो अब यहाँ पर इस पॉइंट पर हमने बिल्कुल ABCD पढ़ लिया एक तरीके से लाइंस और एंगल्स के चैप्टर की। मतलब हमने रेखाएं पढ़ ली हैं, रेखाओं के अंदर कौन कौन सी रेखाएं होती है, कैसी होती है, लेकिन अभी भी सारी नहीं हुई है, कुछ बच रही है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। और उसके साथ साथ हमने क्या पढ़ लिया, एंगल्स पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम कुछ अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। मैंने यहाँ पर अभी आपको 12 पॉइंट्स करा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद एक बार इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद 30 नंबर पर मेरे पास पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स
जिन्हें हम कहते हैं पूरक कोण। तो जब भी आप पूरक कोण की बात करते हैं तो आप यहाँ पर किन्हीं भी दो कोणों की बात करेंगे। ओके, 2 एंगल्स की आप बात करेंगे। तो जब भी आपके पास दो कोणों का योग 90 डिग्री के इक्वल होता है, दो कोणों का योग यानी कि सम ऑफ 2 एंगल्स, ओके, सम ऑफ 2 एंगल्स इफ इक्वल टू 90 डिग्री, देन दीज एंगल्स विल बी टर्म्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हम उन एंगल्स को कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कैसे? एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए मेरे पास एक एंगल है यहाँ पे 47 डिग्री, ओके, ये मेरे पास फर्स्ट एंगल है, और सेकेंड एंगल मेरे पास कितना है 43 डिग्री, ओके। अगर मैं इन दोनों को सम करूं, इन दोनों का टोटल करूं, तो टोटल करने पर मुझे 47 डिग्री प्लस 43 डिग्री, इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल मिलेगी? 90 डिग्री के, ओके। तो जब मुझे 90 डिग्री की वैल्यू इक्वल मिलेगी तो इसका मतलब ये मेरे पास कौन से एंगल्स होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, यानी कि पूरक कोण। अब जरूरी नहीं कि मुझे ये दोनों की वैल्यू दी हुई हो। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में मुझे एक की वैल्यू दी हुई है और दूसरे की नहीं दी हुई है, तो मैं उस कंडीशन में कैसे फाइंड आउट करूंगी? मान लीजिए मुझे फर्स्ट की दी हुई है और मुझे सेकंड की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है, तो मैं सेकंड की वैल्यू के लिए 90 डिग्री दोनों के टोटल में से फर्स्ट की वैल्यू को क्या करूंगी? माइनस कर दूंगी। तो 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री, और तो वो मुझे क्या मिलेगा? 43 डिग्री। सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, तो मैं 90 डिग्री में से किसको माइनस कर दूंगी? सेकंड को माइनस कर दूंगी, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट। 14th पॉइंट पर मैं आपसे डिस्कस करूंगी सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स जिन्हें हम बोलते हैं समपूरक कोण। देखो ये तो था पूरक कोण और ये है आपके पास कौन से? समपूरक कोण। समपूरक कोण के अंदर क्या होता है? जो दो कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री के इक्वल होता है। दो कोणों का योग, दैट मीन्स सम ऑफ 2 एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। दो का होगा तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट है हमारे पास 70 डिग्री, तो सेकंड क्या होगा भाई? सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, तो सेकंड क्या होगा? 110 डिग्री, ओके। कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है कि फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अगर आपको मान लीजिए फर्स्ट की वैल्यू दी हुई है तो आप 180 डिग्री माइनस सेकंड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको सेकंड की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो आप 180 डिग्री माइनस फर्स्ट, ऐसे भी आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स की। अब एक कॉन्सेप्ट है मेरे पास एडजेसेंट एंगल्स का। एडजेसेंट एंगल्स यानी कि आसन्न कोण। आसन्न कोण कैसे होते हैं भाई? कभी सुना है? सुना होगा और बिल्कुल पढ़ा भी होगा। देखिए जब कोण एक के ऊपर एक कोण हो, एक के ऊपर एक, कैसे? जैसे मान लीजिए ये मेरे पास बेस है O पॉइंट और ये है मेरे पास A, ठीक है। ये एक रे बन गई है मेरे पास, किरण बन गई है OA, और मैं यहां से एक कोण बना देती हूँ इस तरह से। ये मैंने B पॉइंट पर ले लिया है, यानी कि मेरे पास कोण बन गया, ठीक है। तो जब भी मेरे पास इस तरह से कोण बनते हैं तो मैं उनको कैसे शो करती हूँ? यहाँ से मैं इस कोण का नाम दे देती हूँ कोण AOB। अब चूंकि ये कोण है, एंगल है, तो मैं इसको इस तरह से डिनोट करती हूँ। ये एंगल का मेरे पास क्या हो जाता है? सिंबल होता है एंगल AOB। अब ये तो हो गया जी कोण। अब मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि एक के ऊपर एक कोण हो, कैसे? अब ये एक कोण बना हुआ है तो इसका वर्टेक्स पॉइंट ये है। अब अगर मैं क्या करूं, दूसरे एंगल के लिए इसको बेस सपोज कर लूं, इसको आधार मान लूं, तो मुझे एक कोण दूसरा ऐसे मिल जाएगा, है ना। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? C मान लिया मैंने, तो ये कौन सा कोण बन गया मेरे पास? BOC। तो नेक्स्ट मुझे यहाँ पर कोण मिलता है BOC, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी इससे, एंगल BOC।
आपको बार बार कोण या एंगल लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये सिंबल लगाइए और इससे आपका काम हो जाएगा। अब ये जो आपके पास इस तरह के एंगल्स आपके पास बनते हैं, तो ये तो आपका हो गया एंगल AOB, और ये वाला जो एंगल हुआ वो आपके पास क्या हुआ, BOC। अगर हम इन दोनों एंगल्स की बात करें तो इन दोनों एंगल्स के लिए ये जो पॉइंट है ये क्या है, इनका वर्टेक्स यानी कि शीर्ष। इनका शीर्ष बिंदु जो है वो कैसा है, इनके अंदर कॉमन है, उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों के अंदर है। तो जब भी आप आसन्न कोण की बात करेंगे तो आपका शीर्ष बिंदु क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। ओके, और उभयनिष्ठ होने के साथ साथ कोई भी एक भुजा दोनों कोनों के अंदर होनी चाहिए। कैसे, ये देखो AOB ये इसकी भुजा है, ऐसे BOC ये इसकी भुजा है। इसका मतलब ये वाली जो साइड है मेरे पास, ये कैसी साइड है, कॉमन साइड है। कॉमन साइड जिसको मैं बोलूंगी उभयनिष्ठ भुजा। ओके, दोनों के अंदर रहेगा ये भुजा, इसलिए आप इसे बोल रहे हैं उभयनिष्ठ। तो इस तरह के एंगल्स आपके पास जब बनते हैं तो आप उन्हें बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स यानी कि आसन्न कोण। क्या इस फिगर को देखकर एक चीज और दिमाग में आती है, क्या सोचो, बट एक एंगल और बन रहा है हमारे पास, कौन सा, देखो यहां से अगर मान लीजिए मैं B वाली साइड को भूल जाऊं तो AOC एक कोण ये भी तो बन रहा है, लेकिन ये वाले जो दोनों कोण होंगे ये तो आपके पास एडजेसेंट एंगल्स है भाई। एडजेसेंट एंगल्स तो आपके पास ये दोनों ही हैं, लेकिन एक एंगल AOC भी बन रहा है आपके पास। और ये जो एंगल AOC है ये किस किस से मिलकर बन रहा है, इस फर्स्ट वाले एंगल से भी मिलकर बन रहा है और सेकेंड वाले से भी मिलकर बन रहा है। इसका मतलब इसकी कंप्लीट की जो वैल्यू है यहाँ से AOC की, वो आपकी इन दोनों एंगल्स के क्या है, सम के इक्वल है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल AOB प्लस एंगल BOC। ओके, तो ये हो गया आपके पास आसन्न कोण का कॉन्सेप्ट कि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। अब इन कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास कुछ छोटे छोटे से 2-3 कॉन्सेप्ट और बचते हैं, अब हम उनको और डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए एक बार इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, आप इसे कहेंगे सरल कोण युग्म। तो जब भी हमारे पास युग्म हो, कोण युग्म यानी कि कोणों का जोड़ा, दो कोण अगर आपके पास हो और वो इस तरीके से हो कि वो सरल कोण बनाए। सरल कोण यानी कि 180 डिग्री का एंगल अगर आपके पास बनाते हैं लाइक दिस। मान लीजिए कि ये जो कोण है मेरे पास यहां से यहां तक एक कोण बन रहा है, ठीक है, मैं इसको नेम दे देती हूँ O, ये A और ये B। तो ये कौन सा कोण हो गया मेरे पास, AOB। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूं कि इसी के साथ साथ मैं यहाँ B से एक कोण बनाना स्टार्ट करती हूँ और वो यहां तक कोण बनाता है लाइक दिस। ओके, तो ये जो कोण युग्म मेरे पास मिला, एक तो ये कोण मिल गया मेरे पास फर्स्ट और ये मिल गया मेरे पास सेकंड। तो अगर इस तरीके से दो कोणों का योग अगर मेरे पास 180 डिग्री आता है तो मैं उसे बोलूंगी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और इसे मैं डिनोट करूंगी किस तरह, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी अभी हमने एक ऐसा एक टॉपिक भी पढ़ा था कि जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के एंगल के इक्वल होता है तो वो कौन से होते हैं हमारे पास, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे वो हमारे पास किसका एग्जाम्पल होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि संपूरक कोणों का भी क्या होंगे, एग्जाम्पल हो। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास 17th नंबर पर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, ये तो आपको पता ही है, जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, एक दूसरे को नहीं काटती लाइक दिस, कि मान लीजिए एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, तो इस तरह की रेखा को देखो, क्या ये कहीं पे काट रही है या फिर इन्हें आगे तक भी बढ़ाएंगे तो क्या ये काटेंगी, नहीं ना। तो इसका मतलब ये कि ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी, बराबर रहेगी। तो आप उन्हें क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं। जरूरी नहीं कि इस तरह की रेखाएं समांतर रेखा हो, अगर आपके पास इस तरह की शेप है, ये इन दोनों की, ये आपके पास फर्स्ट है, ये आपके पास सेकंड, देखिए इस तरह की भी शेप है तो भी ये नहीं काट रही है, तो ये भी क्या होंगी, समांतर रेखाएं। या इस तरह से आपके पास है,
तो ये भी आपकी समांतर रेखाएं का उदाहरण होंगी, यानी कि पैरेलल लाइंस। और अगर ऐसे है तो ये भी आपके पास किसका एग्जाम्पल होंगी, पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें यानी कि एक दूसरे को काटें, तो उस कंडीशन में हम उन रेखाओं को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जैसे कि देखिए ये एग्जांपल, ओके। तो यहाँ पर ये रेखाएं हैं, अगर मैं इसको बोलूं ए बी और इसको बोलूं सी डी, तो ए बी और सी डी ये जो दोनों रेखाएं ये कैसी है मेरे पास, प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक दूसरे को काट रही हैं। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपको एक चीज और क्लियर करती हूँ कि जैसे मान लीजिए अगर मैं इनको भी नेमिंग दूं ए बी और इसको नेमिंग दूं सी डी, तो ये दोनों कैसी लाइंस है, पैरेलल लाइंस है ना, इनके बीच की डिस्टेंस कैसी है, इक्वल है। तो हम इन्हें इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी। ओके, पैरेलल पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये सिंबल यूज कर दीजिए, क्लियर समझ में आ जाएगा कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब ये आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया किसका, प्रतिच्छेदी रेखाओं का। प्रतिच्छेदी रेखाओं के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास लंबवत रेखाएं। तो जब रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, ओके, परपेंडिकुलर लाइंस यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो उस तरह की लाइंस को हम बोलते हैं लंबवत रेखाएं। वो ऐसे कि मान लीजिए एक रेखा है यहाँ पर इस तरह से, ये ए बी, और ये दूसरी रेखा इसके ऊपर ऐसे है, ओके। ये इस तरह से भी हो सकती है या फिर ऐसे भी हो सकती है ना, बिल्कुल एकदम 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो जब इस तरह से 90 डिग्री का एंगल्स बनता है तो आप उन्हें क्या बोलते हैं, लंबवत रेखाएं बोलते हैं। अगर आप इनको नाम यूज कर रहे हैं ए बी और सी डी, तो इस तरह की शेप बनती है ना, टी बनता है, उल्टा टी बनता है, तो हम इसे रिप्रेजेंट भी ऐसे ही करते हैं कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। इसके बाद एक पॉइंट और आपके पास बचता है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 20th पॉइंट, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन में क्या होती है, तिर्यक रेखा होती है। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा कैसे होती है, ऐसी तिर्यक, टेढ़ी, काटने वाली। कैसे काटेगी, देखो, जब हमारे पास दो पैरेलल लाइंस होती है, एक ये और एक ये, ओके, ए बी और ये सी डी, ये दोनों लाइंस हमारे पास कैसी है, पैरेलल लाइंस है। तो इन पैरेलल लाइंस को जब कोई लाइन ऐसे कट करे, इस तरह से कट करे, या फिर मान लीजिए ऐसे कट करे, मैं इनको नेम दे दूं एल और एम, ओके। तो ये जो एल और एम मेरे पास यहाँ पे होंगी, ये कैसी रेखाएं होंगी मेरे पास, तिर्यक रेखा होंगी, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन मेरे पास यहाँ पे बन जाएगी। यहाँ पर इस टॉपिक के बाद जो भी हमारे पास ABCD है ज्योमेट्री की, यानी कि जो भी हमारे पास बेसिक होता है, इंट्रो पोर्शन, वो हमारा सारा यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में और जो भी एंगल्स उनके बीच में बनते हैं उन सब के बारे में। तो उसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको ये जो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।